देखिए आज हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, समतल में गति, है ना। नया टॉपिक है हमारा समतल में गति। नया चैप्टर भी है और नया टॉपिक है समतल में गति। तो समतल में गति मतलब हम किसको कहेंगे, तो जब कोई वस्तु किसी समतल में, अब समतल मतलब हम जैसे इसकी बात करते हैं, ये एक ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है ना। इसमें देखिए हमारे पास क्या होंगे, एक्स और वाई, है ना। अपने पास दो विमाएं होंगी, ठीक है। तो समतल में जो कभी भी जब भी कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, समतलीय गति या द्विविमीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ले लेते हैं एक्स वाई समतल हमने ले लिया एक्स, और ये हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया वाई, ठीक है। और इस समतल में ये हमारा क्या हुआ, एक्स वाई समतल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स वाई, क्या है ये हमारे पास समतल, ठीक है। ये एक्स वाई समतल जो है, इसमें यदि कोई वस्तु हमारे पास, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ये वस्तु की क्या है, प्रारंभिक स्थिति। इसको हमने नाम दे दिया x1 और y1, हमने ऐसा नाम दे दिया x1 और y1, ठीक है। t समय पश्चात, कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, p। और यदि मान लो ये हमारे पास मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु से इसकी स्थिति को पता करना है, तो इसकी स्थिति सदिश के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी स्थिति सदिश के लिए मैं क्या नाम देता हूँ इसको, r1। तो हम किसी भी वस्तु की स्थिति को हम स्थिति सदिश के माध्यम से किस तरह से निरूपित करते हैं, तो ये मैंने आपको एक बार बताया था, स्थिति सदिश समझाया था, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो x दिशा में एकांक सदिश किसको दिखाते हैं, i को। y दिशा में एकांक सदिश हमारे पास क्या होता है, j होता है, ठीक है। तो x दिशा में एकांक सदिश i, y दिशा में एकांक सदिश j। जब हम इसको निरूपित करेंगे एकांक सदिश को, है ना, तो देखो यहाँ पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को अपन क्या लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैंने अभी कहा जैसे वस्तु की प्रारंभिक, समतल में गति की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति, है ना। परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि जब कोई वस्तु क्या करती है, किसी समतल में गति करती है। समतल में गति करने का मतलब ये है कि जैसे अपन सड़क पे बात कर रहे हैं, तो सड़क में जो गति हो रही है या अपन अर्थ पे जो मोशन हो रहा है ना, जो एक समतल पे हो रहा है, जिसका तो अपने पास विमा होगा, है ना, उस तरह की गति। जैसे यहाँ पर एक समतल हमने ले लिया, क्या, x, ये x और ये y, तो ये पूरा का पूरा क्या है, समतल है। यहाँ पर जो गति है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो द्विविमीय गति है उसको हम देखो, इसमें हम पहले इस वस्तु की स्थिति, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं दो विमाओं की और उसमें किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखते रहे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, मैंने लिखा r1, ये लिख दिया, r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1 j, यही स्थिति है। अब x1 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, x1 का मतलब है कि यहाँ से कितनी दूरी पर, x1 दूरी पर स्थित है, x से x1 दूरी पर स्थित है वो वस्तु, और y से y1 दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश के माध्यम से उस वस्तु की स्थिति को बताते हैं। ये i और j क्या बता रहा है, तो i और j उस दिशा को बता रहा है जिस दिशा में, यदि मान लो इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, तो इसको देख करके हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें ये P बिंदु पर जाने के लिए x दिशा में x1 दूरी तक चलना होगा। मतलब इसको समझना कैसे है, दिमाग में हमारे रहेगा कैसे, या ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये हमको बता क्या रहा है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। एग्जैक्टली जो स्थिति सदिश है वो बता क्या रहा है, उस वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, वो वस्तु एग्जैक्टली उस समतल में कहाँ स्थित है। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि x डायरेक्शन में, x दिशा में x1 दूरी तक जाइए,
और आई क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है ना। आई क्या बता रहा है कि इतनी दूरी, ये x1 लिखा हो इसका मतलब नहीं है कि हर बुक में या मतलब हर जगह आपको x1 दिया जाए। हो सकता है 2, 3, 4 कोई अंक दिया जाए आपको। ये क्या है एग्जैक्टली, x1 क्या है, परिमाण, आई कैप क्या है, दिशा। परिमाण और दिशा मिलकर के हमने स्थिति सदिश बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पर x1 दूरी तक गए और क्या बोल रहा है, जे कैप का मतलब क्या, जे कैप का मतलब ही है कि हमको किस तरफ में मुड़ना है, बाय डायरेक्शन में मुड़ना है। यदि यहाँ पर और यदि ऐसा दिया जाता तो इधर, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता, माइनस, तो वो जे कैप इधर आ जाता है, इधर आ जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। तो अभी हमको पॉजिटिव जाना है, मतलब ये यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, x1 जाएंगे, y1 जाएंगे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उस एग्जैक्ट स्थिति पर पहुंच जाएंगे जो स्थिति हमको दी हुई है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्थिति सदिश। अब क्या हुआ, ये t बराबर 0 टाइम पर कहाँ था, p पर था। कुछ समय पश्चात मतलब हमने क्या कहा कि ये अब कहाँ पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। इसकी स्थिति क्या हो गई, तो हमने बोला x2 और ये y2। मान लो इसका वेग कितना है, तो ये कितने वेग से इसने गति किया, तो हमने बोला v वेग से गति किया। कितना समय लगा P से Q तक जाने में, तो हमने कहा t समय लगा। चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P से, है ना, स्थिति या बिंदु Q तक जाने में, तक v वेग से जाने में, ऐसे क्या लिख दिया हमने, v वेग से जाने में लगा समय कितना है, t है कि नहीं। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी, तो देखिए दूरी अपन निकालते हैं, देखिए यहां से, तो यहां से यहां तक कितना है ना, यहां से यहां तक कितना है, x2, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इतनी दूरी तय किया, x दिशा में कितनी दूरी तय किया, इतनी दूरी तय किया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहां पर यदि मैं इसको क्या नाम दे दूं, डेल x, या x2 माइनस x1, तो ले लेते हैं चलो दूरी, x2 माइनस x1 अपॉन व्हाट, बस समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो t बराबर, ये t का मल्टीप्लीकेशन यहां कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस, यस और नॉट। इस x1 को इधर पक्षांतर कर देता हूं, तो x2 मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो x1 प्लस क्या हुआ, ये देखो, और वो जो आपका उस समय आया था उसमें आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, इसको क्या दिया हुआ है, x0 और ये y0 दिया हुआ है कि नहीं, किसमें, बुक में आपके दिया होगा। और इसको क्या दिया होगा बुक में आपके, xt और yt, t समय पश्चात उसकी स्थिति ये हो गई, ठीक है। यदि उस इसमें यदि मैं लिखता उसको, तो ये कैसे हो जाता, ये क्या होता, इसकी जगह क्या लिखता मैं, इसकी जगह लिखता xt, इसकी जगह क्या लिखता, x0। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, याद आया। तो ये जो लिखा है, ये जो vt है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट, t टाइम, मतलब t समय पर वो कितना दूरी तय किया, किस डायरेक्शन में, x दिशा में। वैसे ही y दिशा में निकालता तो यहां पे क्या मिल जाता, yt इज इक्वल टू y0 प्लस, मिलता कि नहीं मिलता। तो ये हमारे t समय में तय की गई दूरी की बात समझ में आई, जिसको मैंने यहाँ पर x1 और y1, x2, y2, तो आपके बुक में यदि इस तरह से दिया हुआ है तो आप घबराए ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से यदि बुक में दिया है तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आप x1 x2 भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, x1 और y1 लिख करके काम चला रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे हमने मतलब हमें इजी होगा, मैं आगे बताऊंगा इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो vt है, ये हमको क्या मिल रही है, दूरी मिल रही है ना। ये एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को और चेंज कर लो कि मुझे x2 का मान निकालना है,
कि x2 की पोजीशन t समय पश्चात क्या हुई, t समय के बाद x2 का स्थिति क्या है। तो यदि x2 निकालना है तो इस x1 को इधर ला लूंगा, देखो ये वाला x1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आकर के जब पक्षांतर किया जाता है तो ऋण इधर आकर के प्लस हो जाता है, ये x2 की स्थिति। इसी तरह से y2 की स्थिति निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये y2 की स्थिति अपन निकालेंगे तो ये y1 है और ये टोटल क्या होगा, ये टोटल क्या है y2 है। ठीक है, मुझे ये वाला डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, y2 माइनस व्हाट, y1, कि y दिशा में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो t समय पश्चात y दिशा में कितनी दूरी तय हुई, इतनी दूरी तय हुई। तो उसको निकालने के लिए वही ये जो निकला इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, vx, x दिशा में वेग उसको, बात समझ में आ रही है। यहां पर उसको यदि निकालूंगा तो ये भी मुझे क्या मिल जाएगा, vy या y2 इज इक्वल्स टू, अपन ऐसे x की जगह ना सीधे v लिखते हैं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, y1 प्लस लिखूंगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है, अभी समझ में आया। तो हमको इसके लिए जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं इसके लिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन आपको बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि समतल में गति, समतल में किसी पिंड, ऐसा लिख देगा, किसी पिंड है ना, कि किसी पिंड के स्थिति सदिश व वेग, स्थिति सदिश वेग व त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि समतल में किसी पिंड की स्थिति सदिश वेग व त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए हमको जानना ये भी जरूरी है कि समतल में स्थिति सदिश को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। अभी समझ में आ रहा है किस तरह से निरूपित करते हैं। अभी तो r1 हुआ, अब जब उसकी स्थिति चेंज हुई तो उसको मैंने क्या नाम दिया, तो उसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ये यहां से ये ले लेते हैं अपन थोड़ा सा, तो मैंने इसको नाम दिया r2। तो उसकी स्थिति क्या हुई, चेंज होने के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई, तो हमने बोला अब यहाँ पे लिखता हूं मैं q की, या q बिंदु q, ऐसे लिख देते हैं, बिंदु q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, r2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने स्थिति सदिश निकाल लिया, किस का निकाल लिया, r1 और r2 का। अब एक बात देखिए, यहां पर यहां से यहां तक उसका डिफरेंस हुआ, ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये देखो ये भी तो एक सदिश हुआ ना, यहाँ पे इस सदिश को मैंने नाम दे दिया डेल r, क्योंकि अंतर आया, किसमें आया, r1 और r2 में अंतर है कि नहीं है ना, कितना अंतर है, तो मैंने बोला डेल r, कितना अंतर है, डेल r। अच्छा, अब यहां पर देखिए कौन से में, तो हम लिखते हैं क्या, इसको मैंने o नाम दिया, तो OPQ एक क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है ना। और सदिशों के त्रिभुज नियम से क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, देखो ये भी नोट कर लेना r2, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझेंगे क्या हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज OPQ में सदिशों के त्रिभुज नियम से उसकी स्थिति P से Q, कितना समय लगा P से Q बदलने में, T समय पश्चात, है ना। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन, ये स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन, स्थिति में क्या है, ये परिवर्तन को दिखा रहा है। तो हम वही लिख रहे हैं कि सदिशों के त्रिभुज नियम से हमको क्या मालूम है, OP प्लस PQ, है ना, OP प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं OP
प्लस पी क्यू बराबर व्हाट, क्या मिलेगा, ओके। हाँ या नहीं, या इसको ऐसा लिख देता हूं भाई, ऐसे पहले लिख देता हूं, चलो इसको ऐसे लिख दिया, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। ओपी क्या है बताइए, पी क्यू अंतर है, स्थिति सदिश में अंतर, स्थिति में अंतर हुआ कितने समय पश्चात, टी समय पश्चात, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, डेल आर, ठीक है। और ये क्या मिला अपन को, R2, यस और नॉट, यस। अब इस डेल आर को रहने देते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास स्थिति सदिश उसकी क्या हो जाएगी, देखो R2 माइनस R हुआ क्या, बस समझ गए। तो मतलब ये कि एक समतल में इसके स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को अपन कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास डेल आर इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो रहा है, स्थिति सदिश में परिवर्तन। देखो पहली स्थिति क्या थी, R1, अभी स्थिति क्या होगी, R2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 का मान रख देते हैं जो हमने निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था, x2i प्लस y2j रख दिया, माइनस x1i प्लस y1j, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पर मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं बेटा, x2i, और ये वाले को इसके पास में रख देता हूं, क्यों, i वाला है, ये वाला भी i वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको x1i के ऐसे पास पास में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ये प्लस है, इसको लिख दिया y2 से जे वाले को, अब ये प्लस इसको क्या, सॉरी ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, तो ये y1j हो गया, ठीक है। मतलब x, देखो ये i वाले को पास में रखा, j वाले को पास में रखा, इसमें से i बाहर निकाल देता हूं, i को बाहर निकाल दिया, यहां से क्या बाहर निकाल दे रहा हूं, j बाहर निकाल दे रहा हूं, तो y2 माइनस y1, ये क्या मिल गया मुझे, j क्या मिल गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेल आर। तो ये स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या है हमारे पास, समतल में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, या हम बोलेंगे कि v वेग से t समय पश्चात उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, है ना, वो कितना होगा, ये। तो ये क्या बताता है, तो यह किसी पिंड के समतल में, किसी पिंड का समतल में स्थिति, समतल में t समय पश्चात, समतल में v वेग से t समय पश्चात, क्या लिखेंगे, t समय पश्चात होने वाले परिवर्तन को बताता है, होने वाले स्थिति में परिवर्तन को ऐसे लिख देता ना, स्थिति में परिवर्तन को बताता है ना। यह जो अपने पास इक्वेशन है वो क्या बताता है, तो मैंने उसको शब्दों में लिख दिया, अभी समझ में आया। तो ये इस तरह से यदि किसी समतल में किसी की गति हो रही है, किसी पिंड की गति हो रही है ना, और उसकी गति क्या है, v वेग से हो रही है, तो उसमें होने वाले परिवर्तन या स्थिति सदिश को हम किससे दिखाएंगे, इससे। इज दैट क्लियर। अब फिर से वही बात करते हैं बेटा कि यदि, फिर से मैंने दो बात किया था आपको, यदि x1 x2 माइनस x1 मतलब जो परिवर्तन है, होने वाला परिवर्तन, वो क्या है, काफी कम है, छोटा है ना, होने वाला परिवर्तन काफी कम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x2 माइनस x1 यदि बहुत कम होता है, इसको मैं क्या दिखा देता हूँ, डेल x लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसमें यहाँ पर y2 माइनस y1 जो है वो भी काफी कम है, ये क्या हो जाएगा, डेल y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस समीकरण की स्थिति को बदल के हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x i प्लस डेल y, अभी समझ में है, ठीक है। अब
हमारे पास स्थिति मिल गई, स्थिति में परिवर्तन मिल गया है ना। तो अब देखो बेटा, स्थिति में परिवर्तन मिल गया है, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन अपन ने निकाल लिया, ठीक। अब इसको नोट कर लेंगे सब, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, वेग क्या होता है? हाँ, है ना, वेग क्या होता है? वेग की परिभाषा क्या होती है? तो किसी वस्तु की या किसी पिंड, है ना, पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर। यस और नॉट? बात समझ में आई? तो हमने निकाला क्या है? अभी स्थिति में परिवर्तन निकाला है। हमको क्या करना है? स्थिति में परिवर्तन की दर, मतलब क्या करना है? समय का भाग दे देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो, वेग बराबर व्हाट, तो हम बोलेंगे डेल एस अपॉन डेल टी, या स्थिति में परिवर्तन की दर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वेग बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ स्थिति में परिवर्तन की दर। यस और नॉट? लिख सकता हूं ना। तो डेल आर का मान क्या है? हम लिख देंगे डेल एक्स आई कैप, यस, अपॉन क्या हो गया? डेल टी, समय अंतराल यहां से यहां तक जो अपने पास समय अंतराल हुआ, ठीक है, प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी। ये क्या हो जाएगा? यदि चाहें तो आप इसको डेल लिख सकते। क्यों? स्थिति में बहुत कम परिवर्तन, तो वेग में भी परिवर्तन कैसा होगा? कम ही होगा। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अभी तो खैर ऐसा लिखते हैं, फिर बाद में उसको क्या कर देंगे, छोटे से के लिए निकाल लेंगे, फिर तात्क्षणिक के लिए भी निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे? तो तात्क्षणिक कब होगा, इसी को अपन तात्क्षणिक भी बता सकते हैं। कब? तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूं। लिमिट क्या हो जाएगा? तो लिमिट t टेंड्स टू 0, समय इतना कम, मतलब इतना छोटा सा अंतराल कि आप क्या करो, वो समय है वो क्या होगा? टेंड्स टू 0, 0 के बराबर, मतलब सेकंड का भी फ्रैक्शन वाला समय, है ना। तो वो जो वेग होगा, वो जो हम यहाँ पर वेग निकालेंगे, समतल में गति निकालेंगे, वो कैसा होगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, जिसको हम किससे दिखा देंगे? dx। मतलब ये कि यदि स्थिति में परिवर्तन भी अपन तात्क्षणिक लेते हैं, मतलब यहाँ पर भी यदि t को टेंड्स टू 0 ले लो, यहाँ पर एक विशेष स्थिति में अपन इसको कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? डेल आर की जगह डी आर लिख सकता हूँ। ये इसको क्या लिख दूंगा? dx लिख दूंगा, क्योंकि मैंने ये वाला कुछ ले लिया। जब t टेंड्स टू 0 ले लेता हूँ, t टेंड्स टू 0, तो ये क्या कहलाएगा? dx हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? dy कहलाएगा। कब? जब स्थिति ये वाली है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है। तो अभी खैर हम ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या मिल जाएगा कि ये हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो मैंने क्या कहा, किस डायरेक्शन में इसका वेग है? एक्स डायरेक्शन में। देखो ये आई दे रहा है ना एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? वी एक्स नाम दे। क्या नाम दे दूं? वी एक्स। ये दे देता हूं डेल वी एक्स आई के। हो गया। तो वी एक्स डायरेक्शन में इसका अपन ने क्या निकाल लिया? वी एक्स निकाल लिया। वाई डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? तो मैंने बोल दिया यहाँ पे डेल, मतलब चलो वी एक्स लिख दो। ये क्या हो जाएगा? वी वाई, या डेल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं डेल वी वाई। ये क्या हो जाएगा? जी। ठीक है कि नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? देखो एक्स दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर, वाई दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर क्या हो गया? वेग हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारे पास वेग सदिश हो गया। ये आ गया वेग। आ गया कि नहीं आ गया? है ना? ये वेग की परिभाषा से हमने निकाला, तो वेग में परिवर्तन हो गया। अब यहां पर सॉरी, अच्छा, अब त्वरण की परिभाषा क्या है बताओ? वेग में परिवर्तन। ये देखो वेग में परिवर्तन है। वेग में क्या है? परिवर्तन। वेग में परिवर्तन निकाल चुके हैं। अब क्या चाहिए? कि दर चाहिए। दर चाहिए तो चलो भाई हम यहाँ पे निकालते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ हमको मालूम है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन, भैया ये भी तो वेग में परिवर्तन ही है।
है ना। तो आप इसको एक और स्टेप पे ऐसा लिख देना, इसको कैसे लिख देना, तो डेल बी, है ना, बस समझ में आ रही है, एवरेज, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे तो डेल बी एक्स आई प्लस डेल बी वाई जे, ठीक है, इस तरह से अपन लिख लिया। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल टी लिख सकता हूं कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल बी का मान रख देते हैं, तो डेल बी एक्स आई क्या अपॉन डेल टी, और ऐसे क्या हो जाएगा, डेल बी वाई जे अपॉन डेल टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिला बेटा, क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। तो देखो ये a क्या या a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a एक्स आई प्लस a वाई जी मिल गया। अच्छा चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, v हमको क्या मिल गया बेटा, तो v एक्स आई और v वाई जी मिल गया कि नहीं मिल गया। वैसे ही हमको वो क्या मिल जाएगा, तो डेल आर हमको क्या मिला बेटा, तो डेल एक्स आई और डेल वाई ये मिल गया। अब यदि इसका परिमाण की बात आती है तो परिमाण ऑफ ए क्या मिलेगा, तो हम रूट के साथ निकाल लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये परिमाण निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। और इसका परिमाण निकालने की बात आएगी तो v का परिमाण हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस इसके परिमाण की बात आएगी तो डेल आर का हम परिमाण निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई का, ऐसा लिख, बस समझ में आ रही है। यदि हम मान लो R1 का परिमाण निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, R1 का परिमाण ये हमको मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। R2 का परिमाण निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास सदिश निकल जाएगा, त्वरण का सदिश हो गया। तो इस तरह से समतल में गति, समतल में किसी पिंड की स्थिति, वेग और त्वरण के लिए क्या निकाला जा सकता है, व्यंजक निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और चीजें अपन को देखनी है तो आप इसको और समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी पिंड की समतल में गति के लिए आप क्या कर सकते हैं, गति है ना, वेग और त्वरण के लिए व्यंजक। आपकी बुक में और भी कुछ दिया होगा तो आप बुक से नहीं, आप बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया है, वी टी आर टी और वो सारी चीजें मैंने आपको बताया भी अभी, है ना। तो वो बताने के बाद ही मैंने आपको बताया, तो आप बुक से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार समझ में चीजें आ जाएं तो वो अपन को दोबारा समझ में ऐसे ही आ जाएंगी। इज दैट क्लियर। तो अपन इसको लूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, ये हो गया समतल में गति। तो यदि आपको आ जाती है तो आप इस तरह से, जिस तरह से अभी हमने देखा है उस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए अब वही समतल में गति की बात कर रहे हैं तो प्रक्षेप गति की बात करते हैं। तो समतल में प्रक्षेप गति, ठीक है। प्रक्षेप गति मतलब प्रक्षेप करना, मतलब एक तरीके से फेंकना, है ना। तो यहाँ दो वर्ड है, थोड़ा सा दोनों वर्डों को समझना जरूरी है, ठीक है। एक आपको क्या कहा जाएगा, प्रक्षेप्य, अप्रक्षेप, ठीक है। तो प्रक्षेप, यहां पर ये प्रक्षेप का मतलब फेंकना, और इस प्रक्षेप का मतलब उस वस्तु को जिसको हम फेंक रहे हैं, मतलब वस्तु या पिंड, वस्तु या पिंड, ठीक है। तो समतल में जो प्रक्षेप की गति है वो किस तरह वाली है, देखो हमने क्या किया, एक वस्तु को यहां पर खड़े रहे, है ना, यहां से, ठीक है, और यहां से हमने एक वस्तु को इस तरह से फेंका,
ठीक, कहां से फेंका तो ऐसे लेते हैं, ऐसे, ये इस तरह से गति, ये ठीक है। यहां से हमने इसको इस तरह से प्रक्षेप किया। अब एक बात ये आती है कि जब हम वस्तु को ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु कहां जाएगी, हवा में जाएगी कि नहीं जाएगी। और हवा में जो गति होती है उसको हम कौन सी विमीय गति कहते हैं। हमने 3 विमीय गति पढ़ा है। एक विमीय गति जो सरल रेखा में होती है, समतल में जो गति होती है उसको हमने क्या बोला, द्विविमीय गति बोला, और हवा में जो गति होती है उसको हमने क्या बोला, त्रिविमीय गति बोली, है ना। तो यहां पर हमने बोला समतल में प्रक्षेप गति, तो उसको तो हम हवा में फेंक रहे हैं, तो ये द्विविमीय कैसी, जैसे मैं आपकी तरफ ये फेंका है, देखिए ये, तो इस गति को हमने द्विविमीय गति क्यों कहा, हाँ भाई, ये द्विविमीय गति, हवा में गति हो रही है ना, गति किस में हो रही है, हवा में हो रही है, तो ये गति तो त्रिविमीय हुई। द्विविमीय हमने इसको कैसे कहा, तो देखो चूंकि गति कैसे हो रही है बेटा, ऐसे जाकर के ऐसे हो रही है। यदि मैं यहां पर एक प्लेन लाके खड़ा कर दूं, या जो भी हमने इस तरह से फेंका वहां पर एक प्लेन ले जाकर के हम ऐसा खड़ा कर दें, तो वो इस तरह से जाकर के उस प्लेन से जाकर के ऐसे, उसकी गति ऐसे ऐसे नहीं हो रही है, हवा में ऐसे ऐसे हो रही है नहीं। क्या मैंने कोई चीज ऐसी फेंकी तो वो वस्तु ऐसे ऐसे होके जा रही है क्या, नहीं, वो कैसे जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, सीधे जा रही है। और यदि वहां पे मैं एक प्लेन रख दूं, है ना, तो वो गति कैसे होगी, उस प्लेन पर ऐसे जाएगी, इसलिए उसको हमने क्या कहा, द्विविमीय गति। भले ही वो गति हवा में, लेकिन एक समतल यदि हम रख दें तो वो एक समतल में गति को ही प्रदर्शित करेगी। वो हवा में इस तरह की गति नहीं कर रही है, इस तरह से जिगजैग मोशन नहीं हो रहा है हवा में उसका। जैसे एरोप्लेन की गति है, तो क्या एरोप्लेन ऐसी जाती है, नहीं, उसका जाना तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो जगह के हिसाब से है, बस समझ में। तो उसकी गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय कहलाएगी। लेकिन ये वाली जो गति होगी, प्रक्षेप की जो गति होगी, वो कैसी होगी, द्विविमीय गति होगी। बस समझ में आ गई। तो प्रक्षेप की जो गति होती है इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। प्रक्षेप की गति को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहला तरीका क्या होगा, तो पहला तरीका जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बट अभी हम ये देखते हैं। देखो पहली वाली गति क्या होगी कि जब यहाँ पर हम कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर में खड़ा हुआ है और उसने किसी भी प्रक्षेप को ऊपर से फेंका तो उसकी गति कैसी होगी, इस तरह की होगी, हाँ या नहीं, ठीक है। और वो जमीन पर खड़े होकर के फेंकेगा तो उसकी गति कैसी होगी, इस तरह से होगी, हाँ या नहीं, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये गति हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये बुक एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट इसको ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये 2 तरह का हमारे पास प्रक्षेप का गति होगा। फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैं यदि प्रक्षेप पे बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तु या पिंड की बात कर रहा हूं। किसी वस्तु को या प्रक्षेप को मैंने फेंका, है ना, क्या किया, प्रक्षेप को प्रक्षेप किया, बस समझ में, प्रक्षेप को प्रक्षेप किया। प्रक्षेप करना मतलब फेंकना, कहां पे, हमने इस तरह से किसी भी वस्तु या पिंड को फेंका, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस गति की बात करते हैं। अभी इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूं, इसको अपन लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या स्थिति पैदा होती है, कौन कौन सी स्थिति पैदा हो रही है ना, उस स्थिति को लेकर के हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहली बात, ठीक है, हमने पढ़ लिया समतल में जो गति है उसमें हम प्रक्षेप गति को पढ़ रहे हैं, इसको समतल में प्रक्षेप गति को पढ़ रहे हैं, समतल में प्रक्षेप गति को पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें हमको ये सिद्ध करने के लिए आता है कि समतल में यदि प्रक्षेप गति है, कोई भी प्रक्षेप गति होती है वो क्या होती है, परवलयाकार होती है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले इक्वेशंस बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसे हमारे पास क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी अपन लेते हैं, या प्लस सी, है ना, इज इक्वल्स टू 0 अपन लेके चलते हैं। तो ये क्या होता है, रेखीय समीकरण। ये कौन सा समीकरण होता है, एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ऐसी रेखा, इस तरह से कोई रेखा होगी, है ना, तो ये रेखीय समीकरण है। और एक बात बताता हूँ बेटा आपको, x y इज इक्वल्स टू
mx प्लस सी, ये भी क्या किसको प्रदर्शित करेगा, रेखा को। ये आप थोड़ा सा समझ लो, है ना, और इसको नोट कर लेना, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे समीकरण यदि हमको आ गए जिनके चरों में घात कितनी है, 1 की, वो भी धनात्मक घात होनी चाहिए, क्या कौन सी घात होनी चाहिए, धनात्मक, तो वो क्या करेगा, एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। दूसरा हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो समीकरण है ये किसको प्रदर्शित करता है बेटा, एक वृत्त का समीकरण है। ये किसको प्रदर्शित करता है, वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो इससे क्या निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा। इससे किसका निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा, ठीक। अब यहां पर ऐसा भी होगा बेटा, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आता है। ये किसको निरूपित करता है, तो ये एक अतिपरवलय को निरूपित करता है, या सॉरी दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। ये क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त, ये वृत्त, ये रेखा, ठीक है। तो ऐसे समीकरण, यदि ऐसा समीकरण आ गया तो हम बोलेंगे क्या बनेगा, हम पहचान जाएंगे कि ये समीकरण किसका है, वृत्त का है। इससे क्या मिलेगा हमको, एक वृत्त मिलेगा। इससे क्या मिलेगा हमको, एक दीर्घवृत्त मिलेगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हमको क्या देगा, एक अतिपरवलय देगा, इस तरह का है, ठीक है। तो ये समीकरण हमको बता देते हैं कि ये किसका समीकरण है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चर में कितनी घात है, 2, और एक चर में कितनी की घात है, तो ये किसका समीकरण है, तो ये परवलय का समीकरण है। इस तरह से हमको बताता है, इस तरह का, या इस तरह का आ जाएगा, या इस तरह का आ जाएगा, या इस तरह का आ जाएगा। तो ये हमको बताता है, इस तरह का जो इक्वेशन है, प्लस आप लिख सकते हैं ए एक्स, है ना, इस तरह का जो समीकरण है, ये जो हमारे पास इस तरह समीकरण मिलेगा, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ऐसा जो समीकरण मिलेगा वो किसका समीकरण होगा, परवलय का। किसका समीकरण है, ये परवलय का। तो आप इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का समीकरण हमारे सामने है, तो हमारे सामने ये समीकरण हमको क्या देगा, एक वृत्त देगा, वृत्त का समीकरण होगा, या इसका समीकरण होगा, या इसका समीकरण होगा, या इसका समीकरण होगा, ठीक है ना। तो ये हमको समीकरण किसका देगा, देखो ये वाला एक बात और याद रखना बेटा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये भी रेखा का समीकरण है। ये तीनों रूप अपन को मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमको क्या देगा, एक रेखा देगा। इस तरह के समीकरण हमको मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक रेखा मिलेगी, ठीक है। इस तरह का समीकरण मिलेगा तो हम बोलेंगे एक वृत्त मिलेगा। इस तरह का समीकरण हमारे सामने आता है तो हम क्या बोलेंगे, एक दीर्घवृत्त मिलेगा। इस तरह का समीकरण आता है तो हम क्या बोलेंगे, अतिपरवलय, क्या बोलते हैं इसको, अतिपरवलय, ठीक है ना। और इस तरह का समीकरण आता है तो हम क्या बोलेंगे, ये परवलय का समीकरण, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और भी ऐसे अपने पास इक्वेशंस हैं जिसको देख के हम क्या कर सकते हैं, आकृति को बता सकते हैं कि ये किस तरह की आकृति होगी, इस समीकरण से क्या आकृति बनेगी, ठीक है। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा आपको। चलो, अब ऐसा क्यों बताया हमने, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो अब जब हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, समतल में जो प्रक्षेप की गति होती है वो कैसी होती है, परवलयाकार होती है। सिद्ध कीजिए करके आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि समतल में प्रक्षेप की गति कैसी होती है, परवलयाकार होती है। ओके, हमने क्या किया, समतल में हम कहां से कर रहे हैं, तो अर्थ से। हमने क्या किया, यहाँ पर ये समतल है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, x, और इसको क्या नाम दिया, y, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, u वेग से एक प्रक्षेप को फेंका। कितने वेग से फेंका, u वेग से हमने एक प्रक्षेप को फेंका, और ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से उसकी गति, एक प्रक्षेप की गति कैसी हुई, इस तरह से हुई, ठीक है।
और इसको हमने कितने वेग से फेंका है, u वेग। इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u, ठीक है। और इसको हमने u वेग से ऐसे फेंका, जब इसको हम ऐसे फेंकेंगे ऊपर की ओर, तो जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे की ओर। वस्तु को क्या करने का कोशिश करता है, नीचे की ओर। तो लगातार इस पे क्या लग रहा है, जी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लगते जा रहा है ना। ये जी कैसे लग रहा है, नीचे की ओर, ये जी नीचे की ओर, लगातार जी कैसे लगते जा रहा है, नीचे की ओर, है ना। तो एक अचर बल है, एक अचर बल होगा। अचर मतलब सीधी सी बात है, जी का मान हर जगह पर कैसा है, एक जी क्या है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है ना। जी का इस पिंड पर देखो, ये इस पिंड पर जी हमेशा कैसा लग रहा है, एक समान रूप से लग रहा है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि क्षैतिज दिशा में इसका वेग कैसा है, इसका अपने पास त्वरण कैसा होगा, कैसा होगा, एक समान होगा। इसका त्वरण कैसा होगा, एक समान होगा। क्षैतिज दिशा में इसका त्वरण एक समान होगा, मतलब त्वरण शून्य होगा, ये बोल सकते हैं, क्योंकि त्वरण एक समान लग रहा है, सॉरी वेग एक समान होगा, सॉरी वेग कैसा होगा, एक समान होगा। त्वरण नहीं, मैंने गलत कहा, सॉरी, त्वरण नहीं, वेग एक समान होगा। क्षैतिज दिशा में वेग, क्यों, क्योंकि लगातार उसमें एक समान रूप से ये लग रहा है। अब दूसरी बात, ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है लगातार। अब देखो, जब ये वस्तु ऐसे ऊपर की ओर गति कर रही है, ठीक है, तो जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो वेग कम होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सोच कर बताना। यहाँ पर ये वेग कम होते जा रहा है, देखो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो वेग बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हाँ, यदि बढ़ रहा होता तो क्या ये ऐसे जाता, क्या नहीं, ऐसे नहीं जाता, वो बढ़ रहा होता तो ऐसे जाता। बात समझना, ठीक है। वेग यदि बढ़ रहा होता तो ये जो पिंड है जिसको हमने फेंका है वो ऐसे जाता, सीधे से जाता कि नहीं जाता, सीधे चला जाता, बढ़ रहा उसका वेग। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि जी इस पर लगातार नीचे की ओर काम कर रहा है, तो उस जी के कारण उसका वेग क्या होते जा रहा है, कम 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 होते जा रहा है। यहां पर आकर के वेग कितना हो गया, कितना हो गया, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के वेग कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के वेग कितना हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पर शून्य हुआ और जैसे ही उस पर नीचे की ओर वेग लगने लगा, मतलब ये जी लगा, तो ये इधर जाते हुए अब वेग क्या होते जा रहा है, वेग देखो जीरो से अब क्या हो रहा है, धीरे से जब नीचे की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, किसके कारण, जी के कारण। तो हम किसके कारण हुआ, जी के कारण कम हो रहा है, यहाँ पे आके शून्य हुआ, तभी तो वापस आ रहा है, नहीं तो वापस आता क्या, नहीं। तो यहाँ जाकर शून्य हुआ और धीरे 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 वेग अब यहाँ पे बढ़ना चालू हुआ, और इस जगह पर जितना वेग था उतना ही जगह पर, मतलब उतनी ही ऊंचाई पर उसका वेग वही होगा जितना वेग यहाँ पर था। बस समझ में आ रही है, नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने ये जी की बात कर ली, जी प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, एक समान रूप से कार्यरत होगा। जी प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से कार्यरत होगा, अर्थात इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन हुआ तो मतलब त्वरण होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण होगा, लेकिन क्षैतिज दिशा में हमेशा वेग कैसा है, एक समान है। क्षैतिज दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग में परिवर्तन आया। तो हम यहाँ पर दो तरह से गति को निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति और क्षैतिज दिशा में गति। बात समझ में आई, हम दो तरह से यहाँ पर गति को निकालेंगे। और एक बार कि भाई जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति को निकालेंगे, ठीक है, तो हम किसको लेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग को लेंगे। तो यहाँ पर ये वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिशों का वियोजन मैंने आपको बताया हुआ था। मान लीजिए हमने इसको कितना कोण बना करके इसको फेंका,
थीटा कोण बनाए करके का। तो इस दिशा में कौन सा होगा, कौन सा घटक आएगा, u का कौन सा घटक आएगा। मान लो मैंने ux बोल दिया, क्षैतिज दिशा में वेग क्या है उसका, इस पिंड का, क्योंकि देखो पिंड कैसी गति कर रहा है, ऐसी गति कर रहा है ना। फिर तो वही बात कर रहा हूं मैं, यदि पिंड इस तरह से गति कर रहा है तो इसका इफेक्ट इधर भी होगा, और यदि मान लो इधर का इफेक्ट ना होता, इधर वेग नहीं होता, तो डायरेक्ट ऐसी जाती वस्तु। बस समझ में आ रही। यदि इधर का इफेक्ट नहीं होता तो वस्तु कैसे जाती, ऊपर जाती सीधे। यदि ये इफेक्ट ना होता, ये नहीं होता, तो ये सीधे कहां जाता, ऊपर क्यों जाता, नीचे आता क्या, या ऐसे आता क्या, नहीं। इसका मतलब इधर भी कुछ प्रभाव है, इधर भी कुछ ना कुछ वेग है। तो वेग के दो अपने पास क्या करेंगे, समकोणिक घटक निकाल लेंगे। तो दो समकोणिक घटक निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, ये अपने पास u है, ये हमारे पास थीटा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, o, ये हो गया p और ये हो गया m। मुझे क्या निकालना है, ux निकालना है, ठीक है। तो ux बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर हमने क्या किया, ux बराबर ये ux है अज्ञात बटे ज्ञात, ऐसे ही किया था, अज्ञात बटे ज्ञात, ये ज्ञात है ओपी। बात समझ में आई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ओएम बटे, तो ये देखो क्या हो रहा है, ओएम क्या है, आधार बटे क्या हो जाएगा, ओपी हमारे पास क्या है, u, ठीक है। तो ओएम क्या है हमारे पास, ux है ना, और ये क्या है u। तो ux बराबर क्या हुआ, u cos थीटा। बस समझ गए। और मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, याद करो, जब वियोजन किया था तो मैंने बोला था बार बार ये काम आएगा। देखो अभी वही चीज आ गई, किसके साथ थीटा बन रहा है, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा बन रहा है। इसके दो समकोणिक घटक किए हुए हमारे पास, ये समकोण बन रहा है, ठीक है। तो पहला घटक कौन सा होगा, जिसके साथ थीटा कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, u cos थीटा। ये तो मिल गया, ux बराबर u cos थीटा, है ना। और जिसके साथ हम यहाँ uy बोले तो uy क्या मिल जाएगा, इसका समकोणिक घटक uy क्या मिलेगा, u sin थीटा। नहीं तो निकाल के देख लो आप, यहाँ पर uy है, ये uy को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अज्ञात बटे, तो फिर से वही pm बटे ओपी। अज्ञात, ये अज्ञात है, इसको हमने फेंका हुआ है, हमको मालूम है किस वेग से हमने फेंका है, तो वो वेग तो हमको पता है ना। तो वो वेग कितना है, u है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो pm इज इक्वल टू व्हाट, ओपी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, u साइन, हाँ या नहीं। तो uy क्या मिल गया अपन को, मिला कि नहीं मिला। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको याद रख लेना है, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि जिसके साथ कोण थीटा बनेगा वो कौन सा घटक होगा, u cos थीटा वाला घटक होगा। जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनता है, दो समकोणिक घटक निकालेंगे। किसी भी सदिश के हम क्या करेंगे, दो समकोणिक घटक निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि थीटा कोण किसके साथ बना हुआ है। जिसके साथ थीटा कोण बना हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, u cos थीटा। उसका जो घटक होगा वो cos थीटा वाला होगा, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बना होगा वो कौन सा होगा, u sin थीटा। बताया उनके लिए, बताया। तो वो चीज यहाँ पर फिर से लागू हो गई। तो हमने क्या किया, x डायरेक्शन में जो u cos थीटा है वो कैसा है, एक समान है, वो कैसा है, एक समान है। लेकिन u sin थीटा क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो अर्थात इस दिशा में त्वरण होगा, क्योंकि वेग क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यहाँ पर वेग बढ़ता जा रहा है। तो वेग का कम होना और बढ़ना, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर वेग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। बात समझ में आई नहीं है, ठीक। तो अपन ये काम करते हैं, अभी समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो घटक समझ में आया कैसे निकला, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर मैं क्या कहता हूं कि कुछ समय t समय पश्चात, मैं क्या ले रहा हूं, t समय पश्चात मान लीजिए स्थिति में परिवर्तन, यहां से यहां तक ये स्थिति आ गई, ठीक है। t समय पश्चात मान लो अभी यहां से हमने उसको यहां से मेजर करना चालू किया, और मान लो t समय पश्चात, या फिर ऐसे ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां तक वो कितना चला, यहां से यहां तक कितना चला, तो t समय पश्चात इसका विस्थापन कितना हुआ,
y दिशा में कितना हुआ, तो हमने बोला ये इतना हुआ, है ना। x दिशा में कितना हुआ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, विस्थापन निकालने के लिए हमको मालूम है गति का 3 समीकरण होता है। कौन सा होता है गति का समीकरण, बताओ। s बराबर ut प्लस हाफ, होता है कि नहीं होता, है ना। तो हमारे पास u है, हमने t समय पश्चात विस्थापन कितना बोला x दिशा में, ये y दिशा में, तो y बस समझ में आइए। तो अब हम ये लेकर चलते हैं, u वेग से फेंका हमने, और कुछ समय पश्चात, क्योंकि बेटा ये इस तरह से वेग कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें तात्क्षणिक वाला समय लेते हैं। तात्क्षणिक वाला मतलब ऐसे 2 बिंदु ले लेते हैं, ये यहाँ से ये वाला, इस स्थिति में छोटी सी, है ना। तो हम ये x और ये y इस तरह का ले लेते हैं, लेकिन आपको बड़े रूप में मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये y विस्थापन हुआ। तो हम कौन सा निकालते हैं पहले, क्षैतिज दिशा में। क्या निकालते हैं, क्षैतिज दिशा में। तो 2 तरीके से, वेग क्या है, इधर भी है और इधर भी है। तो हम ये ले लेते हैं कि माना t समय पश्चात, समय, इसमें क्या लिख देता हूं मैं, क्षैतिज दिशा। इसके लिए लिख दूं क्षैतिज दिशा के लिए, है ना। तो क्षैतिज दिशा में एक बार ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में वेग कैसा होता है, वेग एक समान है। कैसा होता है, वेग एक समान है, एक समान, ठीक है। वेग में कोई परिवर्तन, देखो यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्षैतिज दिशा में, वो एक समान है ना, एक समान है। अतः माना वस्तु या माना पिंड का t समय पश्चात, t समय पश्चात x दिशा में, x दिशा में विस्थापन क्या ले लेता हूं मैं, विस्थापन कितना ले लेता हूं, x ले लेता हूं, x है तब, अच्छा विस्थापन x है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग, किसमें, क्षैतिज दिशा में, है ना, ऐसे लिख देता हूं ना, यहां से लिख देते हैं क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग, वस्तु का वेग ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, यस और नॉट, ठीक है। क्षैतिज दिशा में त्वरण, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूं, वेग कैसा हो रहा है क्षैतिज दिशा में, एक समान है, तो वेग में परिवर्तन कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देखो हमको मालूम है त्वरण बराबर क्या होता है, तो डेल v अपॉन डेल t होता है। जब वेग में परिवर्तन 0 है, एक समान वेग है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, अर्थात ax बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब ax 0 होगा, तो जब त्वरण 0 होगा, तो मैंने क्या कहा था बेटा, जो ये इक्वेशन होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं ना, कौन से, v = u + at, s = ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और v² = u² प्लस 2as, यही होता है ना तीनों। ये किसके लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए। अब एक समान त्वरित गति के लिए है, तो क्या यहाँ पे त्वरण है, नहीं है, तो क्या यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, नहीं होगा। तो यहाँ सीधे सीधे क्या होगा, तो हमको मालूम है वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर दूरी या विस्थापन बटे समय, डायरेक्ट होगा। विस्थापन कितना हमने बोला था, क्या हुआ, यहाँ पर क्षैतिज दिशा में वेग समान है, और माना पिंड का t समय पश्चात x दिशा में विस्थापन कितना है, x है। लिखा है कि नहीं लिखा है, तो x अपॉन व्हाट, t, वेग कितना, ux हो जाएगा। तो ux बराबर क्या लिख सकता हूं, x अपॉन t। यदि चाहें तो आप ये भी लगा सकते हो,
बिल्कुल लगा सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, मैं देखो यही आएगा, यही वाला आएगा, यही आएगा। देखो कैसे आप लगा दो, विस्थापन कितना, t समय पश्चात विस्थापन ऐसे लिखेंगे, अतः मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अतः t समय पश्चात, ठीक है ना। आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आप डायरेक्ट ये आपकी बुक में इससे लगा के किया है उसने, है ना। तो हम इसको ऐसे देखो, t समय पश्चात पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, x बराबर u, इसको रख रहा हूं ना, ये क्या हो जाएगा ux, है ना। x दिशा में क्षैतिज की बात कर रहे हैं अपन, क्षैतिज दिशा के लिए पढ़ रहे हैं, तो ux इंटू टी प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। अब बताओ ax का मान कितना है ना, क्षैतिज दिशा में x कितना है, 0 है। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, तो क्या मिला, x बराबर ux इंटू मिला कि नहीं मिला। तो ux बराबर देखो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, ux बराबर ये x अपॉन, मिला कि नहीं मिला, वही तो मिला क्या, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए है, अर्थात ये वाला इक्वेशन यहां पर लागू नहीं होता, डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते थे। तो यदि मैंने ये इसको इक्वेशन क्या दे दिया अपन, चलो अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर t बराबर निकाल लेता हूँ, देखो इससे इस इक्वेशन से क्या निकाल लेता हूँ, t, क्योंकि ये आगे काम आएगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसके जस्ट बाद लिखेंगे आप, है ना, क्या लिखेंगे, t बराबर, तो मैं यहाँ t बराबर क्या लिखूंगा, इस ux को नीचे ला देता हूँ, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, है ना, या इसी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, x अपॉन u cos, ux क्या है, u cos थीटा, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट ये वाले स्टेप के बाद ये लिखोगे कि t बराबर x अपॉन ux, x बराबर x अपॉन u cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्षैतिज दिशा के लिए हो गया, बात समझ में आई। तो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आगे, अब हम किसके लिए निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा, किसके लिए निकालेंगे, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगातार वेग क्या होते जा रहा है, यहाँ पे शुरू में कम होते जा रहा है, यहाँ आएगा वो 0 हो जाएगा और इधर आने के बाद बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किसके लिए लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो किसी पिंड का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लिखते हैं t समय पश्चात, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड का वेग u y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u sin थीटा, ठीक है। त्वरण क्या होगा, a y बराबर, त्वरण कहाँ लग रहा है, लगातार कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस g, क्यों, वेग कहाँ है, ऊपर की ओर, त्वरण कहाँ है, नीचे की ओर, इसलिए उसका डायरेक्शन कैसा हो गया, क्योंकि त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस g, इतना ही त्वरण लग रहा है, ठीक। फिर हम बात करते हैं किसकी, तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि माना पिंड का t समय पश्चात है ना, कितना विस्थापन हो रहा है t समय पश्चात, मैंने ये लेकर चला हुआ है ना, t समय पश्चात पिंड का t समय पश्चात विस्थापन क्या है, y है। तो किसके गति के कौन से समीकरण से, विस्थापन यहाँ पर ये है, तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, y बराबर u y इंटू टी, क्योंकि सब ऊर्ध्वाधर के लिए चल रहा है,
प्लस 1/2 AY इंटू टी। ठीक है, अब हमको मालूम है तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस जी, और ये टी। अब हमको मालूम है, देखिए समीकरण एक से टी का मान रखने पर टी बराबर कितना आया है बताओ, x अपॉन यू कॉस, है कि नहीं? अभी हमने निकाला ना, तो रख दो। y बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा x बटे, तो टी का मान x बटे यू कॉस थीटा प्लस 1/2, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये क्या हो जाएगा जी x अपॉन यू कॉस होगा कि नहीं होगा, ये u से u कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा x tan थीटा माइनस 1/2, ये अपने पास g, ठीक है, अपॉन u। अच्छा एक मिनट, टी का स्क्वायर है बेटा, है ना, ये टी का स्क्वायर है ना, ये भी टी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने ऐसे लिख दिया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ बेटा, इसको हमने क्या किया थोड़ा समझिए ना, है ना, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बेटा, ये वाला, ये यहाँ पर देखो ये, ठीक, ये कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों, जी का मान कितना होता है 9.8, ठीक है, यू हमारे पास क्या है, तो यू हमको मालूम है, जिस वेग से हमने फेंका है। कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा, थीटा जो कोण होगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो ये सभी के सभी क्या है, एक स्थिरांक है, स्थिरांक है तो एक नया स्थिरांक इसको मान लेते हैं, है ना। तो माना 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन क्या मान लेते हैं 8, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। या इसको क्या मान लिया मैंने, b मान लिया, और tan थीटा को क्या मान लेता हूँ, tan थीटा भी एक कांस्टेंट हुआ, ये भी तो कांस्टेंट है, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, a मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लूंगा तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो y बराबर ax माइनस क्या हो जाएगा bx का स्क्वायर, ये इक्वेशन आया। अब बताओ मुझे, आपको मैंने अभी इसके पहले, इस पूरे को बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन होता है, एक में 2 की घात होती है, बाकी चर में 1 की घात होती है, परवलय का, किसका होता है, परवलय का। तो चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि यह समीकरण किसका है, एक परवलय का समीकरण है, अतः हम कह सकते हैं, कि क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति, है ना, समतल में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, समतल में प्रक्षेप गति कैसे होती है, परवलयाकार होती है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि समतल में प्रक्षेप गति कैसी होती है, परवलयाकार होती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, नहीं है, आ गई ना। अब आगे देखते हैं बेटा, इसी में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उड्डयन काल, है ना, तेज क्षैतिज वेग, मतलब क्षैतिज परास, और किसके लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप उसको समझ लेते हैं। अब ये इतना समझ लिए तो थोड़ा सा और समझने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो
10-15 मिनट लगेगा, आप उसको समझ लेंगे। चलिए देखें यहाँ पे। तो 3 चीजें हैं जो हमको निकालना होगा उसमें। देखिए क्या क्या है, तो अभी देखते हैं अपन। ये अपने पास हो गया ux बराबर u cos थीटा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल ये क्या होता है? तो उड्डयन काल क्या है बेटा, इसको समझिए कि जब हमने किसी वस्तु को प्रक्षेप किया तो कितने समय तक वो कहां पे रहा, हवा में रहा। भाई उड़ना हवा में रहना है ना, ये कितने समय तक कहां है, हवा में है, वो उसका क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। इसको कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो उड्डयन काल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर समझिए बेटा, हमको देखो यहां से ये उड्डयन काल ऊर्ध्वाधर दिशा की बात चल रही है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो देखिए यहां पर ये वेग क्या होते जा रहा है, यहां से वेग क्या होते जा रहा है बताओ, कम होते 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 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम ये मानते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, u। यहाँ पर अंतिम वेग, अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, ये अधिकतम ऊंचाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पर वेग कितना हो गया, 0, तभी तो वापस आया। यदि वेग यहाँ 0 नहीं होता तो ये ऊपर जाता। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर वेग क्या हुआ, 0। तो हम ये मानकर चलते हैं कि t समय पर यहाँ पे अंतिम वेग कितना हो गया, इसका 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हुआ, 0 हो गया। अच्छा, इसमें जो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है वो कितना लग रहा है, -g, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ऊर्ध्वाधर वेग uy तो देखिए यहां पर हम ऊर्ध्वाधर वेग की बात करते हैं, तो u sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना, ये हो गया। फिर ऊर्ध्वाधर में हम दिशा में देखेंगे त्वरण कितना हो जाएगा, तो ay इज इक्वल टू -g, ठीक है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसमें, ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग vy क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है अंतिम वेग, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, है ना। तो हम ये मानते हैं कि माना अधिकतम, या ये अधिकतम ऊंचाई तक ऐसे लिख देते हैं, t समय, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, अंतिम वेग मतलब यहां से यहां तक वो पहुंच रहा है, कितने समय में पहुंच रहा है, तो हमने बोला t समय पर, है ना। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में, ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना है, t है। तब गति के कौन से समीकरण से निकाले थे बेटा, गति के प्रथम समीकरण, कौन सा लेंगे, प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी हो जाएगा। तो देखो vy कितना हुआ अधिकतम ऊंचाई पर, 0 हो जाएगा, और uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और ये ay कितना हो जाएगा, -g, और समय कितना लग रहा है, t। इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो gt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u sin थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या मिला, u sin थीटा अपॉन, ये कहां तक पहुंचा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, इतना। तो जितना समय यहां से यहां तक पहुंच रहा है उतने में लगा, उतना ही समय कहां तक आएगा, यहां तक, यहां पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में भी उसको उतना ही समय लगेगा जितना समय यहां से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा है। अर्थात यहां से यहां तक पहुंचने में उसको t समय लगा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना लगेगा, t समय लगेगा। तो वो टोटल क्या है, समय क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल कहलाएगा। अर्थात आप उसको शब्दों में लिख सकते हैं कि जितना समय पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लग रहा है,
पहुंचने में लगता है उतना ही समय पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में लगेगा, पृथ्वी में वापस पहुंचने में लगेगा, वापस पहुंचने में लगता है। अर्थात उतने समय तक पिंड कैसा रहेगा, ऊपर हवा में रहेगा, और वही क्या कहलाएगा उसका उड्डयन काल लगता है। अतः उड्डयन काल t बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना t। जितना समय यहाँ तक ये t प्लस ये t कितना हो जाएगा, t प्लस t 2t। तो ये t बराबर कितना हुआ, उड्डयन काल कितना हो जाएगा, तो 2 का गुना कर दो, u साइन थीटा अपॉन व्हाट, ये उड्डयन काल हो गया उसका। मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या निकाल लिया हमने, उड्डयन काल। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये उड्डयन काल हो गया, अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं। चलिए, तो अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, देखो, तो हम कह देंगे गति का तीसरा समीकरण। आप ले लीजिए, गति के तीसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, v² = u² + 2as। अधिकतम ऊंचाई देखो कितना मान कर चले अपन ने, h, ठीक है। vy यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है, तो vy² uy² + 2ay s की जगह क्या लिखूंगा, h। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर वेग क्या डाल दूंगा, 0, ठीक है। ये पहले से ही मान लिया हमने, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए +2 × -g, और ये क्या हो जाएगा, h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u² sin² थीटा माइनस +-2g h। इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 2gh = what, u² sin² थीटा। तो h = क्या हो जाएगा, देखो, u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई होगी इसकी, हो गई कि नहीं हो गई, ये अधिकतम ऊंचाई हो गई। अब यदि मान लो h मैक्सिमम निकालना है, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, मतलब आप यदि ऐसे थीटा कोण ना बनाकर फेंकते, यदि ऐसे फेंकते, ये ऐसे फेंकता है ऐसे, तो ज्यादा ऊंचाई तक जाता ना। तो कितने पर, तो यदि साइन थीटा का मान 1 कब होगा, तो साइन थीटा = 1 हो जाए। कब होगा, तो साइन थीटा = क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे अपन 90, अर्थात थीटा बराबर 90। तो h मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 पर h मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, u²/, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। बस समझ में है ना। अरे ये अधिकतम ऊंचाई हो गई। इसके बाद हम देखेंगे क्या, क्षैतिज परास। तीसरा क्या पूछा जाता है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब क्या, सीधी सी बात है यार। क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज दिशा में वो कितनी दूरी तय किया, उसको r करने रेंज है ना। तो क्षैतिज परास जिसको हमने r से, तो देखो यहां से यहां तक जाने में कितना उसको दूरी तय किया, यहां से यहां तक क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय किया, तो क्षैतिज वेग लेंगे। क्षैतिज वेग कितना है अपने पास, है ना। तो भाई हमको मालूम है वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन, है ना, बटे समय, यही होता है। तो देखो यहां से यहां तक जाने में लगा समय किसके बराबर होगा, उड्डयन
काल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको उड्डयन काल के बराबर ही तो समय लगा, तो यहाँ पर जो समय है वो कौन सा होगा, उड्डयन काल के बराबर होगा, है ना। और ये जो वेग होगा वो कौन सा है, क्षैतिज वेग। अच्छा, विस्थापन क्या कहलाएगा, ये क्षैतिज परास होगा, है ना, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास बराबर इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो क्षैतिज परास बराबर क्या आ जाएगा, तो ux गुना उड्डयन काल हो जाएगा। ux क्या है, u cos थीटा, उड्डयन काल कितना है, तो 2u sin थीटा अपॉन, यही था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u से u का गुणा होगा तो क्या होगा, u स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। आपको याद होगा जब मैंने गणितीय उदाहरणाएं बताया था कि ये इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो किसका फॉर्मूला है बताओ तो जरा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये साइन 2 थीटा है, ये थीटा नहीं, मैं आपको ए से बताया था, याद करो, ये बताया नहीं बताया था, है ना। तो ये थीटा यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो भाई ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin ए इंटू कॉस ए क्या होता है, sin 2a, है ना। तो यहाँ ए था, यहाँ ए था, तो यहाँ 2a, तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, u sin 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या मिला, मैक्सिमम। बस समझ में आया। तो r मैक्सिमम निकालना है, फिर से वही r मैक्सिमम निकालना है, तो साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 2 थीटा 1, साइन किसका मान 1 होता है बेटा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अर्थात 2 थीटा बराबर कितना, 90, तो थीटा बराबर कितना भाई, 2 इसके नीचे डाल दो, तो 90/2 कितना 45, अर्थात इसका मान, थीटा का मान कितना होगा, तो जब थीटा बराबर क्या होगा 45 होगा, तब इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो r कैसा मिल जाएगा हमको, मैक्सिमम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, u स्क्वायर अपॉन जी, ये मैक्सिमम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि जब भाला फेंकने वाले होते हैं, जो भाला फेंकने वाले होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको कितने डिग्री पर फेंकना है, 45 डिग्री पर। किसी वस्तु को आप यदि 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो काफी दूर तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। वही क्रिकेटर यदि 45 डिग्री पर बॉल को मारेगा तो वो बहुत दूरी पर जाकर के, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि क्रिकेटर अपने बॉल को कितने एंगल पर मारेगा कि वो अधिकतम दूरी तक जाएगा, तो क्या बोलोगे आप, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, जैसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो भी आप उसको बना लेंगे। तो ये आपका हो गया तीनों टॉपिक, है ना, क्षैतिज परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास क्लास होगा उसमें ये चैप्टर खत्म ही है, ठीक है। ये चैप्टर आपका समतल में गति जो है वो खत्म हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्लास में और 2-3 टॉपिक हैं, उसको अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।